नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। पूरे 283 सीटों पर 283 लोकसभा सीट्स पर वोट पड़ चुके हैं। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा और पांचवें चरण का 15 मई और छठे चरण का 25 मई को और सातवें चरण का 1 जून को। ये कार्यक्रम आपको भी पता होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ पांचवें चरण की, जिसमें 20 मई को मतदान होना है और उसमें 2 सीटें हैं, खास तौर से महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो चौथे चरण में आप कन्नौज को भी उस श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन आज मैं बात अमेठी और रायबरेली की कर रहा हूँ। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर अमेठी और रायबरेली की बात इस समय क्यों कर रहा हूँ। आज मैंने एक वीडियो क्लिप देखी एक न्यूज़ चैनल पर, प्रियंका वाड्रा को बोलते हुए। वो अमेठी में थी और वो जिस तरह से बोल रही थी, बड़ी आक्रामक शैली में, उन्होंने कहा कि ये चुनाव में जीत कर जाऊंगी। बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई नेता इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाता है तो ये उसकी पार्टी के लिए अच्छी बात है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका वाड्रा को बोलते हुए देखकर मुझे एक कहावत याद आ गई, थोथा चना बाजे घना। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि ये कहावत मुझे प्रियंका वाड्रा का भाषण सुन के क्यों याद आ रही है। तो प्रियंका वाड्रा के भाषण के कंटेंट को लेकर नहीं, उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है और उनका जो नया दावा है, उन दोनों की तुलना करने पर मेरे मन में ये कहावत आई। उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है? आपको मालूम है कि जब से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं 2004 से रायबरेली से, उससे पहले वो 99 में अमेठी से चुनाव लड़ी थी, तो अमेठी और उसके बाद रायबरेली और उसके बाद 2004 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। तब से इन दोनों सीटों पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम प्रियंका वाड्रा के हाथ में था। लगातार वो चुनाव भर जो है इन दोनों क्षेत्रों में घूमती रहती थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, जिसमें ये 2 सीटें भी आती हैं। इन 2 सीटों पर उन्होंने बड़ा सघन प्रचार किया। पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भले ही चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन इस तरह से उतरी कि वो अमेठी और रायबरेली से बाहर भी चुनाव प्रचार कर रही थी उत्तर प्रदेश में। और माना गया कि ये बंद मुट्ठी जो है खुल रही है तो ये लाख की होगी। लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि ये बंद मुट्ठी खुली तो, लेकिन वो खाक की साबित हुई। 2 तथ्यों पर गौर कीजिए, मेरी ओपिनियन को छोड़ दीजिए कि क्या होगा 24 में, उसकी बात बाद में करूंगा कि क्या हो सकता है। होगा तो नहीं कहेंगे, क्या हो सकता है। 2019 में क्या हुआ उसके बारे में तो किसी की कोई ओपिनियन हो नहीं सकती, उसमें तो हार्ड फैक्ट्स हैं। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से, और आपको याद होगा उसी चुनाव के दौरान किसी संवाददाता ने प्रियंका वाड्रा से पूछा था स्मृति ईरानी के बारे में, तो उन्होंने कहा था स्मृति ईरानी हूँ, यानी कौन है ये। तो उनकी नज़र में स्मृति ईरानी नॉन एंटिटी थी, जिनका कोई महत्व नहीं था। और राहुल गांधी के सामने, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता के सामने, और याद रखिए 2019 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर चुकी थी, और राहुल गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय ये चुनाव हो रहा था उस माहौल में, तब भी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। अगर आपको उस समय का दृश्य याद हो या वो पुरानी जो है क्लिप अगर आप देखें, वीडियो देखें पुराना, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से प्रियंका वाड्रा आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आ रही थी। उनके उस वीडियो को अगर आप देखते तो आपको लगता कि स्मृति ईरानी के तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और इस बार तो अमेठी में लड़ाई अब राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी हार के डर से भाग गए, अमेठी छोड़ दिया उन्होंने। उस अमेठी को छोड़ दिया जहां से 2004 से 2014 तक लगातार सांसद रहे। उसके बाद जो है 2019 में हारे, तो फिर लौटकर अमेठी आए नहीं। लौटकर अमेठी 2019 से 2024 के बीच में नहीं आए, इसलिए जो है उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हुई अमेठी से।
और उत्तर भारतीयों के बारे में वायनाड में जाकर क्या कहा वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका वाड्रा ने जिम्मा लिया है कि इस बार अमेठी जिताएंगे। कैंडिडेट कौन है उनका? केएल शर्मा, जिनको अमेठी के लोग मानते हैं कि गांधी परिवार के नौकर हैं। हालांकि किसी के बारे में ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, वो चुनाव प्रबंधक हैं, वो दावा भी यही करते हैं कि वो चुनाव प्रबंधन का काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ाता हूं, मैं चुनाव लड़ता नहीं हूं, लेकिन उनको चुनाव लड़ाया गया। तो अब ये अमेठी में केएल शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना एक तरह से वॉकओवर है। इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक कि इस चैलेंज को लिया है गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने कि हम अपने किसी व्यक्ति को भी खड़ा कर दें, अपने प्यादे को भी खड़ा कर दें, उसको भी जिताने की क्षमता है हम में। अगर केएल शर्मा जीत जाते हैं तो ये दावा कांग्रेस पार्टी कर सकती है कि भाई हमारा जो दबदबा है अमेठी में वो एक बार के अपवाद को छोड़ दीजिए, तो ऐसा है कि हम जिसको खड़ा कर दें वही जीत जाएगा। दूसरा, उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी हो सकता है कि अगर केएल शर्मा हार जाते हैं तो ये नहीं होगा कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की हार हुई। एक कमज़ोर उम्मीदवार था जो हार गया, जो कभी चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव प्रबंधन करता था, चुनाव में कभी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़ा था, तो उसको हमने उम्मीदवार बनाया था, वो हार गया तो हार गया। अगर हार जीत का मार्जिन कम हो गया स्मृति ईरानी से, चूँकि केएल शर्मा सामने है तो स्मृति ईरानी की जीत का मार्जिन बड़ा होना चाहिए, या स्मृति ईरानी किसी तरह से जीतती हैं तो दावा करने को हो जाएगा कि देखिए कितनी कड़ी लड़ाई थी, अगर राहुल गांधी आते तो क्या होता, या प्रियंका वाड्रा लड़ी होती है तो क्या होता, ये दावा करने को मिलेगा। लेकिन एक चिंता की भी बात है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि गांधी परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीते। आप जरा कल्पना कीजिए, केएल शर्मा जीत जाए, स्मृति ईरानी को हरा दें, तो संदेश क्या जाएगा कि राहुल गांधी जिसे नहीं हरा पाए उसे केएल शर्मा ने हरा दिया। तो केएल शर्मा जो है वो कम से कम अमेठी के लोगों की नज़र में ज़्यादा लोकप्रिय हैं राहुल गांधी से, या ज़्यादा स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं राहुल गांधी की तुलना में। तो ये राहुल गांधी की जो लीडरशिप की क्वालिटी है उस पर टिप्पणी होगी। तो अमेठी और रायबरेली दोनों मेरा मानना है कि गांधी परिवार के गले की फांस बन गई है। अमेठी जीत जाते हैं तो मुश्किल है, हार जाते हैं तो मुश्किल तो है ही, और हार जाने की बड़ी प्रबल संभावना है। स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल में जिस तरह से काम किया है, बल्कि हम कहें कि 2014 में हारने के बाद से जिस तरह से उन्होंने अमेठी से नाता बनाए रखा, उसका बड़ा असर अमेठी में है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो मशीनरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, इन सब को देखें तो स्मृति ईरानी का पलड़ा बहुत भारी है। केएल शर्मा के जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो अमेठी के चुनाव का नतीजा तो लगभग तय है, उसकी 4 जून को घोषणा भर होगी। मामला असली फंसेगा रायबरेली में। रायबरेली की बात मैं पहले भी कर चुका, रायबरेली में नॉमिनेशन के बाद से राहुल गांधी गए नहीं हैं, और उनको शायद अब भी ये अंदाज़ा नहीं, ये जो पॉलिटिकल डायनास्ट होते हैं ना, एंटाइटल्ड डायनास्ट, उनके दिमाग में उनका अतीत हावी रहता है। तो राहुल गांधी को लगता है कि अभी वो ज़माना चल रहा है उनकी बादशाहत का, उनकी परिवार के दबदबे का, कि आएंगे, नॉमिनेशन करेंगे, जीत जाएंगे। ऐसा अब होता नहीं है। ऐसा होने के लिए उस क्षेत्र में आपको काम करना पड़ता है, चाहे जितने बड़े नेता हो। अगर वहाँ के लोगों से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आपका कनेक्ट नहीं है, वहाँ के लोगों से आप मिलते जुलते नहीं हैं, उनकी समस्याएं हल नहीं करते हैं, तो आप कितने भी बड़े नेता हों, जीत की गारंटी नहीं है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा रायबरेली में भी काम कर रही हैं, और मैंने बताया रायबरेली की ज़मीनी हकीकत, किस तरह से कांग्रेस की ज़मीन कमज़ोर हुई है। समाजवादी पार्टी जिसके भरोसे, जिसकी बैसाखी पर रायबरेली में कांग्रेस टिकी हुई थी, बल्कि गांधी परिवार टिका हुआ था, वो समाजवादी पार्टी खुद कमज़ोर हुई है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज में फंसे हुए हैं। मैं आज कह रहा हूं आपसे, कन्नौज में 13 तारीख को मतदान होना है। आप मान कर चलिए कि अखिलेश यादव के जीतने की संभावना कम है,
हारने की आशंका ज़्यादा है। अब नतीजा आएगा तब असली बात पता चलेगी, लेकिन कन्नौज से आप याद रखिए, अभी तो मैं संभावना की बात कर रहा हूँ 24 की, 2019 के चुनाव नतीजे पर अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इस बात में दम है। 2019 में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था और बहुजन समाज पार्टी का पूरा समर्थन था। इसके बावजूद डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी और सुब्रत पाठक जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे उनसे हार गई। जो कोई बड़े नेता नहीं थे, कोई नामी गिरामी नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया। अब वो सिटिंग एमपी है। और दूसरा फर्क मैंने पहले भी कहा था, असीम अरुण जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी रह चुके हैं, दलित समाज से आते हैं और कन्नौज के ही रहने वाले हैं। दलित समाज के बीच में उन्होंने जो काम किया है जब से राजनीति में आए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो इन 2 सालों में उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कन्नौज में और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो कन्नौज में आज जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट रैली थी और देखना ये है कि रायबरेली में कब दोनों की जॉइंट रैली होती है। वैसे आपको याद होगा 2017 में 2 लड़कों का कैंपेन, 2017 में 2 लड़कों का कैंपेन का नतीजा ये हुआ, गठबंधन हुआ था सपा और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में 2017 के, आपको याद होगा। और उसमें समाजवादी पार्टी जो 2012 में 224 सीटें जीती थी विधानसभा की, वो आ गई 47 सीटों पर, 47 पर। और कांग्रेस पार्टी जो 33 या 36 सीटें जिसके पास थी, वो घटकर आ गई 7 पर। तो ये उस अलायंस का नतीजा था। एक बार फिर दोनों ने अलायंस किया है और मेरा मानना है कि दोनों ने शायद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, कांग्रेस के पास 17 उम्मीदवार नहीं। तो 17 उम्मीदवार जिस पार्टी को खोजने पड़े, 80 में से आज राहुल गांधी ने कन्नौज में कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है और उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो वोट शेयर है, जो आखिरी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का, उसमें 2.3% और विधायकों की संख्या, कुल विधानसभा में विधायकों की संख्या है 403 की विधानसभा है, उसमें से 2 कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक। तो इससे कांग्रेस की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रायबरेली इस बार राहुल गांधी का वाटरलू बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। रायबरेली में राहुल गांधी की स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी 2019 में अमेठी में थी। रायबरेली में भले ही कोई जो है सेलिब्रिटी उम्मीदवार भाजपा का नहीं है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार है जो रोज़ लोगों के संपर्क में रहता है, रोज़ मिलता है, लोगों के लिए उपलब्ध है। देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के कंसिडरेशन में एक बड़ी बात ये रहती है कि चुनाव के बाद हमारा जनप्रतिनिधि अगर हम उसको चुनते हैं तो वो हमें उपलब्ध होगा कि नहीं, उससे मिल पाएंगे कि नहीं। राहुल गांधी से कितनी मुलाकात होती है, सोनिया गांधी से कितनी मुलाकात होती थी, ये रायबरेली और अमेठी के लोगों को पता है, वो उनको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी लोगों को पता है कि किस तरह से उपलब्ध रहते हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं, रोज़ उपलब्ध हैं वहाँ पर, अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो इसलिए जो है मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, जो वो समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी माँ 2004 से लगातार इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत रही हैं, तो उनके लिए ये केक वॉक है, बस नॉमिनेशन करना है, 1-2 बार आएंगे चुनाव प्रचार के लिए और जीत का सर्टिफिकेट लेकर चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। और जिन प्रियंका वाड्रा के भरोसे हैं राहुल गांधी, उन प्रियंका वाड्रा का अपना ट्रैक रिकॉर्ड, जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। 2019 की बात मैंने अभी बताई, 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश का कैंपेन का जिम्मा उनके पास था। राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी थी। नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उनको या तो लड़ने नहीं दिया जा रहा है या लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। जो भी हो, वो अलग विषय है। कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? राहुल गांधी चुनाव हार गए अपना।
सोनिया गांधी की रायबरेली में विक्ट्री मार्जिन 2014 के मुकाबले 2019 में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से कम हो गई। ये प्रियंका वाड्रा की उपलब्धि है। 403 में से 2 विधानसभा सीटें जीती। ये प्रियंका वाड्रा की चुनावी सफलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी ये जो आक्रामकता है उसका लोगों पर कितना असर पड़ता है। असल में ये कई चीज़ें होती हैं जो किंवदंती बन जाती हैं। ये किंवदंती बनी है 2 घटनाओं से, आपको आज बता दूं। एक, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और उनकी अस्थियां जो है संगम में प्रवाहित करने के लिए स्पेशल ट्रेन से रायबरेली भी आई, तो रायबरेली स्टेशन पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त था। कोई मिलना चाहता था गांधी परिवार के लोगों से, उसको पुलिस वाले रोक रहे थे। प्रियंका वाड्रा उतरी प्लेटफॉर्म पर और उन्होंने जो भी सिक्योरिटी का इंचार्ज था, कोई एसएसपी लेवल का या डीआईजी लेवल का अधिकारी था, उसको बहुत बुरी तरह से डांटा कि अब किसको सुरक्षा देने आए हैं। जिसकी सुरक्षा की करनी थी उसको तो बचा नहीं पाए, अब इस सुरक्षा का क्या मतलब है। ये खबर दूसरे दिन के अखबारों में हेडलाइन की तरह छपी और इसकी बड़ी चर्चा हुई अमेठी रायबरेली आसपास जो है कि प्रियंका वाड्रा में इंदिरा गांधी की झलक मिलती है। दूसरी घटना है 1999 की, जब अरुण नेहरू भाजपा के टिकट पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। प्रियंका वाड्रा रायबरेली पहुंची। वो चूंकि सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने को अमेठी तक सीमित कर रखा था, लेकिन रायबरेली गई और कहीं कि इस व्यक्ति ने मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका था, ऐसे गद्दार को आप वोट देंगे। और नतीजा निकला तो अरुण नेहरू चुनाव हार गए। ये 2 घटनाएं हैं जिनकी वजह से प्रियंका वाड्रा के बारे में ये छवि बनी कि उनके कैंपेन का, उनकी कैंपेन की स्टाइल का इम्पैक्ट होता है लोगों पर। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। उस समय कांग्रेस का जो संगठन था उसकी जो ताकत थी और आज जो ताकत है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। गांधी परिवार के बारे में जो राय थी उस समय लोगों की, आज जो राय है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। गांधी परिवार का जो प्रभाव था अमेठी और रायबरेली में, उसमें अंतर आ चुका है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति और ख़ास तौर से राहुल गांधी अमेठी से अपना चुनाव हार जाएंगे, इसकी कल्पना शायद 2019 से पहले किसी ने नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हो चुका है। सोनिया गांधी का विक्ट्री मार्जिन इतना कम हो जाएगा, इसकी भी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हुआ। सोनिया गांधी हार के डर से, मेरा मानना है, निश्चित तौर पर मानना है कि हार के डर से रायबरेली छोड़कर चली गई। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा का प्रचार जो है और उसका प्रभाव हम विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं 2022 के, और 2019 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। निष्प्रभावी, कोई असर नहीं पड़ता। लोग अब इन बातों में, इन इमोशंस में आते नहीं, इसलिए उसका असर होता नहीं। तो रायबरेली में और अमेठी का जिम्मा जो प्रियंका वाड्रा ने लिया है, उसमें उनको सफलता मिलेगी, इसमें मुझे भारी संदेह है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।